पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा बन गई है ग्लोबल बेंचमार्क। इसके हर संस्करण के साथ मजबूत हो रही है इस समिट की पहचान और भूमिका। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर साधा निशाना। कहा सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें देश में मौजूद। आज तलवारों की जगह दूसरे तरीकों से हो रहे हैं भारत के खिलाफ षड्यंत्र। ऐसे लोगों से रहना है ज्यादा सावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा में लिया हिस्सा। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर हमीर जी गोहिल को किया नमन। मंदिर में की पूजा अर्चना। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले पर केरल सरकार को घेरा। कहा जो मंदिर का सोना नहीं बचा पाए वो धर्म क्या बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइसेस पार्क का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल सम्मेलनों की उपलब्धियों को जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में जिन क्षेत्रों पर फोकस है उनमें सेरेमिक, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य पालन, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, MSME, पर्यटन और संस्कृति शामिल है। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन भागीदार देश के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की अवधारणा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस समिट के 2 दशक को ऐसी यात्रा बताया जो सपने से शुरू होकर अटूट भरोसे तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रीजनल समिट वाइब्रेंट गुजरात समिट के उसी विजन का विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उनकी ताकत है। ये पहल ऐसी ही संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। सौराष्ट्र और कच्छ की प्रगति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी यह क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ था और आज यही विकास की यात्रा को गति दे रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ अवसरों का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र भारत की ग्रोथ का एंकर रीजन बन चुका है। ये रीजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाला बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत को
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र और कच्छ में चल रही विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बीते 11 वर्ष में देश की आर्थिक रफ्तार की भी चर्चा की। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजकोट में एक व्यापार शो और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसका आयोजन वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के तहत हो रहा है। व्यापार शो और प्रदर्शनी का मुख्य फोकस स्वदेशी पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात के राजकोट में व्यापार शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य केंद्र है वो स्वदेशी को बढ़ावा देने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वहां एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को वैभव की विरासत और आध्यात्म की अनुभूति का पर्व बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 वर्ष पहले वो आतताई सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है और उसका सामर्थ्य क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ
और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ जैसे पुण्य स्थल हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास किए गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के एक्सटेंशन स्ट्रेच का उद्घाटन करेंगे। महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक के शेष हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इससे हर रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अहमदाबाद से डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो 7.8 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर चलेगी और 7 स्टेशन कनेक्ट करेगी। महात्मा मंदिर को जोड़ेगी मोटेरा स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के साथ। अहमदाबाद मेट्रो का सफर 2022 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो को इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया। पहले चरण में पूरा अहमदाबाद कवर हुआ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कवर हुआ। फिर दूसरे चरण में अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ा गया, जो प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में उसका उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी, जैसा कि अभी बताया कि इसका कनेक्टिविटी सीधा गांधीनगर से अहमदाबाद से गांधीनगर कनेक्टिविटी आ जाएगी, जिसके कारण हमारे जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे यहाँ के अक्षरधाम बिल्डिंग है, युवा सचिवालय है, महात्मा मंदिर है और LDRP कॉलेज है, इन सब की कनेक्टिविटी हमको अहमदाबाद से मिल जाएगी। और इसके कारण हमारा जो राइडरशिप है उसमें भी काफ़ी बूस्ट आने वाला है और टूरिज्म में भी काफ़ी बूस्ट आने वाला है। गांधीनगर की तेज बढ़ती शहरीकरण में इस मेट्रो से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक अहम कदम साबित होगा। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, गांधीनगर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा समाचार। केरल दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यू इंडिया न्यू केरल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने न्यू केरल के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि विकसित और सुरक्षित केरल बेहद जरूरी है। उन्होंने केरल में नए विचार और नई राजनीति की जरूरत पर जोर दिया। केरल में हर नागरिक की सुरक्षा की भी चिंता होनी चाहिए, वो सुरक्षित केरल बनता है। और हर प्रकार के विश्वास का, चाहे वो कोई भी धर्म कोई भी संप्रदाय से हो, अपने विश्वास का संरक्षण होना चाहिए, इसकी आस्था का संरक्षण होना चाहिए। ये तीन मिलाकर विकसित केरल मतलब न्यू केरल की रचना होती है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग ने चाय बागानों और सिनकोना बागानों के रोजगार रिकॉर्ड को पहचान और निवास के वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। सुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि उत्तर बंगाल की उपेक्षित आवाजों को शानदार जीत मिली है। सुवेंदु अधिकारी ने आगे लिखा कि यह मंजूरी उत्तर बंगाल के जिलों पर लागू होगी, जहां हमारे मेहनती जनजाति और वनवासी लोग और बागान मजदूर दस्तावेजी अड़चनों और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता आगे आएं और अपने बागान रोजगार रिकॉर्ड का उपयोग करके मतदाता सूची में नामांकन कराएं। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी सिटी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने डाक विभाग की बदलती भूमिका और क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि यदि कोई व्यवस्था आज भी पूरी निष्ठा के साथ आम नागरिकों की सेवा में समर्पित है तो वो भारत का डाक विभाग है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी को 111 करोड़ रुपए के रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर की सौगात देने की घोषणा की। हमारे देश के अंदर डाक विभाग के अंदर 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। ये प्रशिक्षण के केंद्र में करीब 2000 हमारे डाक विभाग के लोगों को हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक केंद्र में कुल मिलाकर करीब 15 से 18 हजार लोगों को प्रशिक्षण हर वर्ष होता है इन 6 सेंटर्स में। एक दरभंगा में, एक गुवाहाटी में है, एक मैसूर में है, एक मदुराई में है, एक सहारनपुर में है और एक बड़ौदा में। 111 करोड़ रुपए का मैं शिवपुरी में घोषणा कर रहा हूं। बड़ौदा जैसे शहर, मैसूर जैसे शहर, गुवाहाटी जैसा शहर,
मदुराई जैसा शहर के साथ अंकित होगा शिवपुरी जैसा मेरा शहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संघ में लगातार हो रहे बदलावों पर चर्चा की। मोहन भागवत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संघ नए रूप में विकसित हो रहा है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने आरएसएस के 100 वर्षों के सफर पर बन रही फिल्म और उसके गीतों को लेकर भी अपने विचार रखे। जो संघ नए नए रूप में विकसित होता है, लोगों को लगता है बदल रहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहा है, वो क्रमशः प्रकट हो रहा है। जैसे किसी बीज में से जब अंकुर निकलता है तो उसका रूप, और फल फूलों से लदा उसी से बना वृक्ष, इसके दो रूप अलग अलग है, लेकिन वो बीज से समानार्थी है। वैसे डॉक्टर साहब का जीवन यानी संघ का विचार, संघ की भावना, सब कुछ। शताब्दी के समय ऐसे कोई फिल्म बन रही है, उसके गीतों का लोकार्पण है, तो जाना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ठंड और कोहरे के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह आदेश गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई थी। नए आदेश के बाद अब ये छुट्टियां 15 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अगर किसी स्कूल द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीव के खूबसूरत समुद्री तट पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समापन रंगारंग अंदाज में हुआ। 5 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने अपने कौशल और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समापन शानदार अंदाज में हुआ। 5 से 10 जनवरी तक चले प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन समारोह दीव के तट पर स्थित INS खुखरी स्मारक में हुआ। कार्यक्रम के दौरान दीव के डीएम राहुल देव बूरा ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। डीएम राहुल देव बूरा ने खेलों के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। बीच गेम्स के अंदर जब आप सैंड में खेलते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्राउंड और ग्रास से आपकी एनर्जी ज्यादा स्पेंड होती है, स्किल्स ज्यादा लगती है। गेम्स के रूल्स भी थोड़े चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने इतने छोटे टाइम में इस गेम्स को अपनाया, ये उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में कड़ी स्पर्धा के बीच कर्नाटक के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं तमिलनाडु 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि पिछले साल शीर्ष पर रहने वाले मणिपुर को इस संस्करण में तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। We are really happy that we were part of the second Khelo India Beach Games, and we are really proud that we have won the championship trophy, and all of us are really happy that we gave a big contribution in the championship of Karnataka, since we got 8 medals out of the 11. So we are really proud and happy that we got a chance. We are coming Penchak Silat, beach Penchak Silat, and the beach volleyball and the beach Sapatakra. We got 3 gold medal, 2 silver and 3 bronze. So we happy to share. We are the first runner-up. We are proud moment. This is it is hard work. All our coaches and managers. Tamil Nadu SJT. खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार 1300 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस संस्करण में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पेंचक स्लाट और ओपन वाटर स्विमिंग में खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखी गई। वहीं डेमो गेम्स के रूप में शामिल मल्लखंब और रस्साकशी ने भी खेल प्रेमियों को आकर्षित किया। तो ये थे खेल के सितारे दीव के किनारे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। कुछ ने जीत हासिल की, कुछ ने सीख। खास बात ये रही कि ये खेल हर खिलाड़ी के लिए अहम रहे। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज, दीव।
और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 5 बजे डीडी न्यूज़ पर ज़रूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्रमंच हमारे सहयोगी लालचंद सिंह के साथ। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की अवधारणा का जिक्र किया। पीएम ने इस समिट के 2 दशक को ऐसी यात्रा बताया जो सपने से शुरू होकर अटूट भरोसे तक पहुंची है। पीएम ने कहा कि ये रीजनल समिट वाइब्रेंट गुजरात समिट के उसी विजन का विस्तार है। पीएम ने कहा कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी ताकत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना